हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, टारगेट 23 बैच चल रहा है ये, जिसमें कि नीट 2023 और जेई 2023 के एस्पिरेंट्स को खुल के भरपूर तैयारी करवाई जा रही है फिजिक्स की। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन इन सारे लेक्चर्स में डिस्कस होगा जो टारगेट 23 बैच के अंडर यहाँ पर होंगे। लेक्चर डेली 9 बजे रात को अपलोड किया जाता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन इस बैच के थ्रू कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। हर एक लेक्चर के साथ आपको दी जाएगी डीपीपी, उस लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस की जो जेई और नीट एग्जाम में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हर एक लेक्चर के साथ आप जीत सकते हैं फ्री में बहुत सारी बुक्स की हार्ड कॉपीज जो आपकी जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए मेन बुक्स हैं, जैसे बीएम शर्मा, डीसी पांडे और एसएल अरोड़ा और एचसी वर्मा और प्रदीप और भी बहुत सारी बुक्स। कैसे जीत सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल उसकी दी हुई है। ठीक है बच्चों। 5 दिन हफ्ते में ये लेक्चर्स होते हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 9 बजे लेक्चर अपलोड होता है रात को। तो आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन रेगुलर वे में कर सकते हो इस बैच के थ्रू। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर बहुत कुछ है पढ़ने को, तो एक एक चीज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये पहला लेक्चर है उसका। कॉपी पेन निकाल लो, साथ साथ नोट्स बना लो और क्लास होती है आपकी शुरू। सर्कुलर मोशन। पिछले 2 लेक्चर्स की डीपीपी का लिंक अभी तक एक्टिव नहीं हुआ होगा। आज वाले की भी मैं देखता हूं कि आज डाल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब है और रिपेयर के लिए गया हुआ है। आज आ जाता है तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो कल तो पक्का आ ही जाएगा। तो पिछले दोनों लेक्चर्स की, यानी बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, और आज वाले लेक्चर की डीपीपी जो है वो आपको मिल जाएगी कल तक। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में डीपीपी का लिंक दिया होता है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आपको डीपीपीज मिल जाएंगी। अगर आपको सारी एक ही जगह पर चाहिए कि भाई मैं पुरानी भी मुझे डीपीपीज चाहिए, मैं एक एक लेक्चर में जाके क्या डाउनलोड करूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, वहाँ पिछली वाली सारी डीपीपीज भी हैं। ठीक, शुरू करें। ओके, तो सर्कुलर मोशन क्या है बच्चों? सर्कुलर मोशन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सर्कुलर मोशन क्या है। जब सर्कल में एक बॉडी घूमती है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक, उसके बारे में काफ़ी कुछ है बताने को। आज के लेक्चर में हम लोग जनरल टर्म्स पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी होती है तो उसकी क्या क्या मेन पैरामीटर्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी हम पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और धीरे धीरे स्टेप वाइज इसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे और तकरीबन 6-7 लेक्चर्स में सर्कुलर मोशन आपका डिटेल में मैं खत्म करूंगा, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सर्कुलर मोशन इस सीरीज के बाद। और क्वेश्चंस भी आपके पास बहुत सारे होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, शुरू करें तो करना कर तक परेशान हो गए हम। तो कर देते हैं शुरू। ये पार्टिकल है, एक सर्कुलर मोशन में है। ठीक है ना, ये पार्टिकल है, इस तरीके से ये घूम रहा है सर्कुलर मोशन में ऐसे। ठीक, सर्कुलर मोशन है ये। थोड़ा सा टेढ़ा चला गया हमारा सर्कल, बढ़िया सा डायग्राम बनता है तो फील भी आती है पढ़ने में, है ना। तो इसको हम बढ़िया सा कर लेते हैं एक बार ऐसे। चलो, मान लो ये सर्कुलर मोशन है और इस सर्कल का सेंटर है ये, और यहां पर एक पार्टिकल है जो इस सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा है। क्या डायरेक्शन हो गई है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। ठीक, तो एक एक करके इसकी सारी टर्म समझते हैं। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में होती है तो हम उसकी पोजीशन बताते हैं। पोजीशन हम कैसे बताते हैं उसकी? हम उसकी पोजीशन बताते हैं एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन मान के, उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बताते हैं। अगर वो 1 डायमेंशनल मोशन में है तो सीधी सीधी चलती जा रही है तो एक कोऑर्डिनेट से उसकी पोजीशन बताएंगे। 2 डायमेंशनल मोशन में है तो 2 कोऑर्डिनेट से उसकी पोजीशन बताएंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन में, सर्कुलर मोशन में हम उसकी जो पोजीशन बताते हैं और जिस तरह से बताते हैं उस पोजीशन को बोला जाता है एंगुलर पोजीशन। वो क्या होती है देखो, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन जिसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं थीटा से। जैसे ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ तो ये इसका सेंटर है, इसके रिस्पेक्ट में हम इसकी एंगुलर पोजीशन बताएंगे।
ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, हो सकता है पार्टिकल एग्जैक्ट यहां से शुरू ना हुआ हो, कहीं से भी शुरू हुआ हो, तो आप उसको एक्स एक्सिस मानो ना, वहां से उसकी पोजीशन बताना शुरू करो, है ना। तो मैंने मान लिया कि यहां से ये पार्टिकल शुरू हुआ है पॉइंट पी से, ताकि मैं इसको एक्सिस ले सकूं, एक्स एक्सिस, और आपको बात भी समझ में आए। अगर ये पार्टिकल यहां होता तो मैं इसको एक्स एक्सिस ले लेता, पर फिर आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स एक्सिस ऐसे थोड़ी होता है, वो एक ही बात है ना, अगर इसको ऐसे घुमा दे तो एक्स एक्सिस ऐसे हो जाएगा, तो इसको हमने एक एक्सिस ले लिया, ठीक। अब ये चल के आफ्टर टाइम टी यहां पर है सपोज पॉइंट क्यू पे, और सेंटर से फिर से यहां से एक लाइन जोड़ो आप, तो ये क्यू इसकी जो पोजीशन है, क्यू तो इसकी पोजीशन है कि ये इस जगह पर है क्यू पे, तो क्यू इसकी पोजीशन है। एंगुलर पोजीशन क्या मानी जाएगी, एंगुलर पोजीशन मानी जाएगी, इसने ये जो एंगल कवर किया है थीटा, दिस विल बी इट्स एंगुलर पोजीशन। समझ में आई बात आपको। और ये एंगल हमको मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल जो है वो ऐसे चला है एंटी क्लॉकवाइज तो हम इस एंगल को ऐसे मेजर कर रहे हैं। इस एंगल को आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करोगे तो पॉजिटिव लोगे, क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करोगे तो नेगेटिव लोगे। सपोज ये पार्टिकल यहां से यहां आया होता तो ये थीटा होता, तो हम इसको क्या लेते, माइनस थीटा लेते। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो इसको तो हम 30 डिग्री लेंगे, यानी ऐसा यूनिट्स में, यानी रेडियंस में बात करूं तो π/6, लेकिन अगर ये यहां पे आता 30 डिग्री तो -π/6 लेते हैं। क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में इसको जब मेजर करोगे तो नेगेटिव लोगे, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको जब मेजर करोगे तो पॉजिटिव लोगे। समझ में आई बात, ठीक है। ये सारी टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। सेकंड वन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का सारा खेल है सर्कुलर मोशन में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अब ये पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में मान लो यहां चला गया क्यू डैश पे, ठीक है, ये यहां चला गया क्यू डैश पे, और क्यू से क्यू डैश तक इसने एंगल कवर किया डेल्टा थीटा, एंड दिस एंगल इज थीटा 1, और यहां से इनिशियल पोजीशन से इसका जो क्यू डैश तक का एंगल है वो थीटा 2 है। तो इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा, समझ रहे हो, डेल्टा टी टाइम में यहां से मैंने मेजर करना शुरू किया। यहां पर ये कितने टाइम में था, यहां पर तो ये शुरू हुआ था तो ये t = 0 पे था, यहां पे जब ये पहुंचा तो t टाइम पे पहुंचा, और यहां पे ये सपोज पहुंचा t + डेल्टा टी टाइम पे, यानी यहां से लेकर यहां तक इसको कितना टाइम लगा जाने में, डेल्टा टी। तो यहां से लेकर यहां तक डेल्टा टी टाइम लगा, यहां से लेकर यहां तक इसने कितना एंगल कवर किया, डेल्टा थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही है वो डेल्टा थीटा। दिस डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज व्हाट, विच इज थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1। जैसे एक बॉडी यहां से शुरू हुई स्ट्रेट लाइन मोशन में, यहां पर है, फिर यहां पर है, t टाइम में s1 पे है, t2 टाइम, t1 टाइम पे s1 पे है, t2 टाइम पे s2 पे है, तो t1 से t2 तक उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, s2 माइनस s1। इसी तरीके से t टाइम पे वो यहां है थीटा 1 एंगल पे, t + डेल्टा टी टाइम पे वो थीटा 2 एंगल पे, यानी डेल्टा टी टाइम में उसने डेल्टा थीटा एंगल कवर किया, तो दैट डेल्टा थीटा इज थीटा 2 माइनस थीटा 1, एंड दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए भी सेम यही रूल है ऑब्वियसली। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपने मेजर किया है, देखो इसको हमने इधर से इधर ऐसे मेजर किया ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये आएगा पॉजिटिव। अगर आपने इसको क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया है तो ये आएगा नेगेटिव, ठीक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी डायरेक्शन भी हम बताएंगे आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज, पॉइंट क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 2, अभी बताता हूं इसकी डायरेक्शन। नंबर 2, इट्स SI यूनिट, इट्स SI यूनिट इज रेडियन,
एंगल ही तो है, तो ऐसा यूनिट क्या होगी, रेडियन पूरा लिखें, रेडियन, है ना। डायरेक्शन ऑफ, अब बोल रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा कैसे निकलेगा, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा निकलेगा बाय राइट हैंड थंब रूल। कैसे निकलेगा, बाय राइट हैंड थंब रूल, सीधे हाथ के अंगूठे के रूल से, सीधा हाथ, सर आपका सीधा हाथ ये, सीधे हाथ के अंगूठे के रूल से, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। क्या मतलब है इस बात का, ओके। आपने क्या करना है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्व करना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल आपका चल रहा है। ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, तो आप राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्व करो, ठीक। इधर से मैं देख रहा हूं ना, इधर से मैं देख रहा हूं, अब आप जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इधर से मैं देख रहा हूं तो पार्टिकल ऐसे चल रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसी को अगर उधर से देखेंगे तो पार्टिकल ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा यानी क्लॉकवाइज। तो ऑब्जर्वर किस तरफ है उसी पे डिपेंड करेगा ना कि पार्टिकल का मोशन क्या है। ऑब्जर्वर है इधर तो पार्टिकल का मोशन है एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑब्जर्वर क्या करे, अपनी तरफ से राइट हैंड की फिंगर्स को पार्टिकल की डायरेक्शन में कर्व करे, तो थंब की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा। समझ में आई बात। ये जो पार्टिकल है ये ऐसे जा रहा है हमारा, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे जा रहा है। तो आपने फिंगर्स को टर्न करना है, फिंगर्स को टर्न करना है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फिंगर्स को टर्न किया तो थंब कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ को हम लोग दिखाएंगे डॉट से। ये हमारी जनरल नोटेशन है 3 डायमेंशंस में अंदर जाती हुई। अब 3 डायमेंशंस हमने शो करना है और हमारे पास जो भी प्लेन है, पेपर है, वो सब तो 2 डायमेंशनल होता है। तो उसके लिए हमारी नोटेशन क्या है कि बाहर आती हुई चीज को डॉट से और अंदर जाती हुई चीज को क्रॉस से हम दिखाते हैं। तो क्योंकि ये बाहर आ रहा है तो इसको हम किससे दिखाएंगे, डॉट से। तो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन हो गई बाहर की तरफ। अब अगर ये है क्लॉकवाइज, अगर तो ये है क्लॉकवाइज तो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन हो गई अंदर की तरफ। कैसे, क्लॉकवाइज है तो आप इन फिंगर्स को क्लॉकवाइज सेंस में जरा घुमाएं राइट हैंड की, तो थंब कैसे आएगा, अंदर की तरफ। तो राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन दी जाएगी। समझ में आ गई बात, बिल्कुल ओके। नाउ वी विल डिस्कस एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, अब जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अगर इसने डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगल कवर किया है तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी विच इज θ2 माइनस θ1। मान लेते हैं यहां पर ये t1 टाइम पे था, जैसे अभी यहां पर बनाया था ना कि S1 डिस्प्लेसमेंट t1 टाइम पे और S2 डिस्प्लेसमेंट t2 टाइम पे। तो मान लेते हैं यहां पर ये t1 टाइम पे, यहां t2 टाइम पे है, तो डेल्टा t क्या हुआ, t2 माइनस t1, ठीक। तो ये आपको क्या देगा, बेसिकली ये आपको देगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्यों, आप समझ गए होंगे अगर आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद है तो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंडा तब आएगा जब वेलोसिटी बदल रही हो। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है, देखो ये पार्टिकल जो सर्कल में घूम रहा है ये कैसे भी घूम सकता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी घूम सकता है, ये वेरिएबल वेलोसिटी से भी घूम सकता है, ये वेरिएबल वेलोसिटी से इस तरीके से घूम सकता है कि इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, या बिल्कुल रैंडमली घूम सकता है। तो अगर ये कैसे भी घूम रहा है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं घूम रहा है पर हमें ये पता है कि t1 टाइम पे एंगल θ1 है, t2 टाइम पे एंगल θ2 है, तो बीच में वेलोसिटी कई बार बदली है, बट हम ये देखना चाहते हैं ऑन एन एवरेज θ1 से θ2 तक जब इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई तो ऑन एन एवरेज वेलोसिटी कितनी रही। सो दैट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विच इज θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1।
लेकिन एक और यहां पर आपको बात बताएं, ये देखो, ये सारा फंडा वही है जैसे वहां पे एवरेज वेलोसिटी होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बाय टोटल टाइम कितना लिया, फिर आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि ठीक उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, है ना, जिसको हम निकालते थे डिफरेंशिएशन से, यहां पर भी वही होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि टाइम बहुत कम हम ले लें, बहुत छोटे से टाइम में जो एंगल चेंज हुआ वो भी बहुत छोटा होगा, तो डेल्टा थीटा टेंड्स टू डी थीटा, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसको तो हम लिख दें ओमेगा एवरेज, और इंस्टेंटेनियस के लिए सिर्फ ओमेगा यूज करें विच इज डी थीटा बाय डी टी। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी। और एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, पहली बात तो है ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्यों, बिकॉज इट इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, टाइम इज स्केलर बट डेल्टा थीटा इज वेक्टर, सो ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर हो जाएगा। फिर इसकी भी डायरेक्शन आपको बताते हैं। ठीक, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात है एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा, एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड। ठीक, एंड डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा, बिकॉज ओमेगा है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ये स्केलर है, तो ये पूरा का पूरा जो वेक्टर है ये इसकी वजह से है। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे निकाली जाती है तो ऑब्वियसली ओमेगा भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो इस केस में ओमेगा जो है वो बाहर की तरफ है और इस केस में ओमेगा अंदर की तरफ है। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा। समझ में आई बात? अच्छा, और देखो आगे, इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं मिटा रहा हूं, आगे देखते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? अब ये लीनियर वेलोसिटी क्या बला है भाई? देखो, जैसे कि आपका ये पार्टिकल, आपका पार्टिकल, चलो आपका पार्टिकल, आप इस सर्कल में घुमा रहे हो इसको, और ये आपका पार्टिकल यहां से यहां डेल्टा थीटा एंगल कवर किया है, ठीक है, यही वाला, ये वाला पार्ट हमने इसका लिया है, ये सेक्टर पिज़्ज़ा स्लाइस जो है इसको हमने लिया है, तो इसने कुछ डिस्टेंस भी तो कवर किया होगा, इसने कुछ डिस्टेंस भी तो कवर किया होगा डेल्टा एल, और ये सारा किस में किया गया है? डेल्टा टी टाइम में, और ये है सर्कल का रेडियस, है ना, ये कितने टाइम में किया गया है? डेल्टा टी टाइम में किया गया है। अब आपको पता है एंगल, रेडियस और आर्क लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क लेंथ क्या हुई? डेल्टा एल इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। और अगर मैं छोटे से पार्ट की बात करूं तो इसी को आप डीएल ले लो और इसी को आप क्या ले लो? डीएल ले लो, तो ये आर इंटू क्या हो जाएगा? डी थीटा, है ना। वही जो हमारा नॉर्मल एवरेज वाला रहता है उसको हम डेल्टा की बजाय डी से रिप्लेस कर दें उन टर्म्स को, तो वही इंस्टेंटेनियस का बन जाता। तो अब आप देखो, दिस डेल्टा एल इज व्हाट? ये है इतना इसका डिस्टेंस, ये है एंगुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, ये डिस्टेंस है, ये
है ना। तो अगर इन दोनों को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, अगर इनको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो dl बाई dt क्या होगा, v एवरेज, और r ये क्या है, ओमेगा एवरेज। तो ये आपका रिलेशन है v और ओमेगा के बीच में, v इक्वल टू r ओमेगा। समझ में आई बात। अच्छा, अगर इसी को बहुत छोटा सा लें, ये वेरी स्मॉल, तो इसकी लेंथ हम dl ले लें तो ये एंगल भी बहुत छोटा होगा, इसको d थीटा ले लें और ये डिस्टेंस है r। तो अगर ये बहुत छोटा है dl, तो ये कर्व, इसका जो कर्वेचर है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। देखो, अगर यहां से ये यहां जाता पार्टिकल तो ये डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो ये हुई, तो दोनों की लेंथ में डिफरेंस है, सो दिस इज स्ट्रिक्टली डिस्टेंस। बट अगर मैं डेल्टा की बजाय डी लगा दूं तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये इसको इतना छोटा है कि इसका जो कर्वेचर है वो इग्नोर कर सकते हैं। तो dl ही डिस्टेंस है, dl ही डिस्प्लेसमेंट है। सो इनमें रिलेशन क्या होगा, dl इक्वल टू आर डी थीटा। और अगर वेक्टर फॉर्म में मैं इसको लिखूं, बिकॉज दिस इज वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर, dl is displacement which is vector और d theta angular displacement which is also a vector। तो इसको, और ये भी वेक्टर, दिस इज रेडियस वेक्टर ना, रेडियल वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, रेडियल वेक्टर। कैसे, ये इसकी पोजीशन ही तो बता रहा है, यहां पे ये इसकी पोजीशन बता रहा है, ये है ना, और ये r1 वेक्टर है, और ये इसकी पोजीशन बता रहा है, ये दिस इज r2 वेक्टर। ये r1 r2 इसलिए डिफरेंट है क्योंकि पोजीशंस अलग हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी रेडियस के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड भी रेडियस के बराबर। सो r1 इन वेक्टर फॉर्म इज नॉट इक्वल टू r2, बट r1 मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू r2 का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू r रेडियस ऑफ द सर्कल। बट यहां पे ये दोनों इतने पास है कि इन दोनों को मैं डिफरेंट नहीं मान सकता, डिफरेंट होते हुए भी ये डिफरेंट नहीं, क्योंकि बहुत पास है पॉइंट, ये दोनों सेम ही ऑलमोस्ट, दैट इज वेक्टर r। तो हम ये बोल सकते हैं ना, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट वेक्टर कब होता है, जब उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ जरा यहां पे। तो जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि डी थीटा पहले लिखना है, r बाद में लिखना है। क्यों, क्योंकि वरना dl की जो डायरेक्शन है, डी थीटा की जो डायरेक्शन है जो अभी आपको बताई थी, वो सही नहीं आएगी। डी थीटा भाई अब हमारे हाथ में थोड़ी है, अगर ए और बी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ए क्रॉस बी इधर भी हो ऐसा तो नहीं है ना। अगर ए क्रॉस बी इधर है तो बी क्रॉस ए नीचे होगा। तो अगर आप सही डायरेक्शंस बिठाना चाहते हो कि डीएल इधर है, डी थीटा इधर है, आर इधर है, तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट डायरेक्शन तभी बैठेगी जब ये डी थीटा क्रॉस आर होगा, ना कि आर क्रॉस डी थीटा होगा, है ना। देखो, जैसे कि यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं, ये है आर, है ना, और ये ऐसे गया, तो ये है डीएल। इसको आप बहुत छोटा मानो, ये डीएल है, और ये ऐसे जा रहा है, तो ओमेगा कैसे आएगा, सॉरी डी थीटा कैसे आएगा, बाहर की तरफ मैंने इसको डॉट से दिखा दिया, ये डी थीटा है, ठीक। तो अब क्या हुआ, अगर आपने इसमें ये फॉर्मूला लगाया क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए पे राइट हैंड का कोई सा भी पार्ट रखो ए पे, और बी की तरफ फिंगर्स को घुमाओ। क्रॉस प्रोडक्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे ये ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी की आपने डायरेक्शन निकालनी है, तो राइट हैंड को ए पे रखो सच दैट कि फिंगर्स बी की तरफ घूमे, तो थंब से आपको ए क्रॉस बी मिलेगा। जैसे अगर बी नीचे की तरफ होता तो फिर आप ये हिस्सा नहीं रख सकते थे, क्योंकि अब फिंगर्स नीचे की तरफ घूमनी चाहिए। तो ए पे ये ऐसे हाथ रखा ताकि बी की तरफ घूमे, तो थंब अंदर की तरफ आया, तो ए क्रॉस बी तब अंदर की तरफ होगा, ठीक। तो यहां पे हमको डी थीटा क्रॉस आर की डायरेक्शन अगर निकालनी है, तो मुझे रखना है ये डी थीटा की डायरेक्शन में राइट हैंड, और डी थीटा कैसे, बाहर की तरफ। तो डी थीटा की डायरेक्शन में ये हाथ रखा, और आर की तरफ फिंगर्स घूमनी चाहिए, आर है इस तरफ, तो देखो डीएल किधर आया, इधर, तो देखो इधर ही तो आ रहा है ना, तो इससे करेक्ट डायरेक्शन मिलेगी। अगर आर क्रॉस डी थीटा लेते हो तो ये बताएगा कि डीएल इधर आएगा, जबकि डीएल तो इधर है,
तो सही डायरेक्शन तभी आएगी जब डी थीटा क्रॉस आर करोगे। इन तीनों में सही डायरेक्शन का तालमेल तभी बैठेगा जब डी थीटा क्रॉस आर करोगे, आर क्रॉस डी थीटा से नहीं बैठेगा। सो डीएल इज डी थीटा क्रॉस आर। समझ में आई बात? अब अगर मैं इसको dt से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको dt से डिवाइड कर दूं तो dl बाई डी टी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी क्रॉस आर। dl बाई डी टी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, डी थीटा बाई डी टी इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये हमारा बनता है फॉर्मूला v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। और ओमेगा किस डायरेक्शन में है? फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की तो बात हो रही है, बट आगे ये फॉर्मूला किस जगह पर एग्जैक्टली काम आएगा, मतलब एग्जैक्ट इस फॉर्म में ये फॉर्मूला कहां काम आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। बट इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशन, जो प्रॉपर सर्कुलर मोशन है जिसका यहां पे डिस्कशन हो रहा है, उसके लिए देखो थीटा क्या होगा। अब v का मैग्नीट्यूड इज व्हाट? v का मैग्नीट्यूड इज ओमेगा आर साइन थीटा। और r हमेशा सर्कल के प्लेन में है, ओमेगा बाहर की तरफ है, तो ओमेगा और r के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो साइन 90 होता है 1। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला v इक्वल टू ओमेगा आर या आर ओमेगा, इस फॉर्म में ये फॉर्मूला ज्यादा रखा जा सकता है याद, आर ओमेगा आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। आप इसको इस फॉर्म में डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर्कुलर मोशन के लिए। बट आपको याद रखना है कि ये रिलेशन है। समझ में आई बात? तो ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, v इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, एक चीज और यहां पर आपको पता होनी चाहिए, विच इज लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू। लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम, जिसको हम न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। भाई ये घूम रहा है तो कितनी बार घूमेगा एक यूनिट टाइम में? यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में। ऐसा यूनिट की बात करें तो एक सेकंड में कितनी बार घूमेगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर फ्रीक्वेंसी और जस्ट फ्रीक्वेंसी। जस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक। ऐसा यूनिट इसकी क्या है? ऐसा यूनिट है इसकी हर्ट्स, HZ। 1 हर्ट्स इज 1 RPS। RPS मतलब रेवोल्यूशंस पर सेकंड। अगर एक सेकंड में एक बार घूमता है तो हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 RPS या 1 हर्ट्स, ठीक। आगे बताएं। ओके, अनदर थिंग इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? देखो एक सेकंड, जनरली क्या दिया होता है? ये आरपीएम में दिया होता है। तो x आरपीएम अगर दिया है तो उसको आरपीएस में कन्वर्ट कर लेना, दैट विल बी x/60 आरपीएस। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट। एक मिनट में अगर x बार घूमता है तो एक सेकंड में x/60 बार घूमेगा, ठीक। समझ में आई बात आपको? ओके, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम पीरियड मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लेता है। तो रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लो एक बॉडी एक सेकंड में 5 रेवोल्यूशन करती है तो एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में करेगी? दैट इज टाइम पीरियड ना, कि एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में करेगी। अगर वो एक सेकंड में 5 रेवोल्यूशन करती है तो एक रेवोल्यूशन करेगी 1/5 सेकंड्स में, यानी 0.2 सेकंड्स में, ठीक। सो टी इज 1/न्यू। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम तो आपको पता सेकंड होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी ही होती है।
एंगुलर वेलोसिटी ही होती है, नाम अलग है। इसके डेफिनेशन क्या है? एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज ऑल्सो एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर अब यहां पे 2-3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस लिख रहा हूं, उस पर जरा ध्यान दो। अगर एक बॉडी 1 सेकंड में न्यू रेवोल्यूशंस कर रही है, 1 सेकंड में वो 5 रेवोल्यूशन कर रही है, और एक रेवोल्यूशन में टोटल एंगल कितना कवर होता है? 2 पाई। तो एक बॉडी 5 रेवोल्यूशन कर रही है, तो 1 सेकंड में कितना एंगल कवर करेगी? 5 × 2 पाई, है ना। तो दैट इज एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर वो न्यू रेवोल्यूशन कर रही है 1 सेकंड में, तो कितना एंगल कवर करेगी 1 सेकंड में? 2 पाई न्यू, एंड दिस इज कॉल्ड ओमेगा। ठीक, और न्यू होता है 1/t। भाई टी अगर 1/न्यू है तो न्यू है 1/t, तो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई/t भी हो सकता है। ठीक, समझ में आई बात? और एक बात और याद रखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सब कुछ इस बात पे डिपेंड करा जाएगा कि एंगल कहां से मेजर किया गया है। सपोज यही पार्टिकल है जिसका पोजीशन, एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस इज अल्फा सपोज, लेकिन अगर मैं यहां से नापूं इसको तो ये एंगल कुछ और होगा बीटा, ये एंगल कुछ और होगा बीटा। सो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O दिस एंगल इज अल्फा। टी टाइम में मान लो ये यहां से यहां पहुंचा है, टी टाइम, ये वाला तो पॉइंट अब हटा दो फिलहाल, इसकी जरूरत नहीं। टी टाइम में यहां से यहां पहुंचा है, तो एंगल कितना कवर किया? अल्फा। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट हम इसको लिख लेते हैं, यानी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू O इज अल्फा बाय टी, बट विद रिस्पेक्ट टू O डैश इट इज बीटा बाय टी, है ना। अलग अलग है दोनों के केस में। तो जनरली हम इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेते हैं हर क्वेश्चन में। लेकिन अब जैसे बोले इनमें रिलेशन बताओ, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी 9th में कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो आर्क सेंटर पे एंगल कर रहा है और सरकमफ्रेंस पे कर रहा है, ये वाला एंगल इसका डबल होता है ना। तो अल्फा की जगह 2 बीटा लिख सकते हैं, तो ओमेगा नॉट आ जाएगा ट्वाइस ओमेगा O डैश, इस तरीके से। बट फिलहाल यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंट होगी, बट हम लोग जनरली किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? सेंटर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। समझ में आई बात? ओके, अब एक आखिरी चीज बताता हूं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं इससे रिलेटेड आपको, बढ़िया बढ़िया। लास्ट थिंग इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है कि अगर आपका सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी कि वो चेंज हो रही हो, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो उसकी वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से इसको हम डिनोट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। अब आप इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करा, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, सो यू विल गेट dv/dt इक्वल टू, अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो r तो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज लिख लो, सिर्फ ओमेगा डिफरेंशिएट होगा d/dt इंटू r। तो dv/dt इज एक्सेलरेशन, d/dt इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और a इक्वल टू r अल्फा, इस फॉर्म में याद रखा जाता है। a इज द एक्सेलरेशन, इसकी जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो a है, विच इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बट एक डिटेल टॉपिक मैं इसके बाद लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको सर्कुलर मोशन में जो ये वाली एक्सेलरेशन है इसके बारे में बताऊंगा। बट फिलहाल अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब पार्टिकल की अगर वेलोसिटी बदल रही है तो उसकी एक्सेलरेशन भी तो होगी ना कुछ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ये वो वाली एक्सेलरेशन है। ठीक, और अल्फा की डायरेक्शन क्या है? अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन में ही तो होगी, लेकिन तभी होगी ना अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही हो। भाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तब होती है जब वेलोसिटी बढ़ रही हो, यानी वो एक्सेलरेशन हो। लेकिन अगर वो रिटार्डेशन हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होती है। यहां भी यही होगा, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है,
अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है तो ओमेगा इधर है तो अल्फा भी इधर होगा। लगातार इसकी जो ओमेगा है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर ये घट रहा हो, जैसे आपने फैन को स्विच ऑन किया तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब फैन तो रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है वैसे, लेकिन अगर आप फैन के ब्लेड्स पे, फैन को ही देखने लग गए अगर आप फैन के ब्लेड्स पे एक डॉट लगा दो, आप सिर्फ उस डॉट पे फोकस करो, वो डॉट घूम रही है, तो जब आपने फैन ऑन किया तो उसकी स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन जब आपने चलते हुए फैन को ऑफ किया तो उस डॉट पे आप फोकस करो तो उसकी स्पीड हो रही होगी कम। इन दैट केस ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन अपोजिट होगी जब ओमेगा डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, और जब डी एक्सेलरेटेड यानी रिटार्डेड मोशन होता है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये तो होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? काफी कुछ है इसमें आगे पढ़ने को, बट जितने टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उस पर मैं पहले क्वेश्चंस कराता हूं आपको, ताकि फंडा दिमाग में बैठ जाए। फिर आज के लेक्चर का इतना ही है। कल के लेक्चर में हम आगे की चीज उठाएंगे, हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बट पहले इसके क्वेश्चंस। हाँ, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार बता दूं, एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ा अभी, उसकी यूनिट में बताना भूल गया, तो वो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तरह एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेडियन पर सेकंड, उसको फिर से टाइम से डिवाइड किया तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो शुरू करते हैं। An object revolves uniformly in a circle of diameter 0.80 मीटर। तो डायमीटर है 0.80, तो रेडियस कितना हुआ 0.40। कंप्लीट्स 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 100/60, यानी के 10/6 यानी 5/3 RPS। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। 5/3 का रेसिप्रोकल 3/5 यानी के 0.6 सेकेंड्स। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा, जो कि होती है 2π न्यू, यानी के 2π इंटू 5/3 10π/3 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 2। An insect moving in a circle travels n1 revolutions in anti-clockwise sense for time t1 and n2 revolution insect करके रहा है, and n2 revolutions in clockwise sense for time t2. Find ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, पागल हो गए। फाइंड एंगुलर स्पीड एवरेज्ड ओवर टाइम t1 प्लस t2। देखो n1 रेवोल्यूशंस उसने करी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, तो n1 रेवोल्यूशंस में कितना एंगल कवर करेगा? θ1। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 2π n1, और θ2 करेगा वापस क्लॉकवाइज सेंस में, जिसको हम लोग नेगेटिव लेंगे 2π n2। ठीक, तो कितना उसने टोटल एंगल कवर किया? देखो अब यहां पर एक चीज यहां पे देखना, क्या निकालना? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ए एवरेज कितना होता है? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा थीटा नेट एंगल उसका कितना आया? इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिव, तो 2π कॉमन आ गया, n1 माइनस n2। नेट एंगल इसने इतना कवर किया। कितने टाइम में कवर किया? t1 प्लस t2 टाइम में। सो उसकी एंगुलर स्पीड क्या आ गई? एवरेज ओवर टाइम t1 प्लस t2। ये क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 3। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, देन व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? तो अब ये जो थीटा है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है ना बार बार, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी डी थीटा बाई डी टी करके, यानी इसका डेरिवेटिव करो। ए का डेरिवेटिव 0 माइनस बी टी का डेरिवेटिव b प्लस सी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ct, विच गिव्स ओमेगा इक्वल टू 2ct माइनस b। और क्वेश्चन में यह भी बोला हो सकता है कि इतने टाइम पे कितनी है, तो t की जगह हम
वो टाइम डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, a point on the rim of a disk starts circular motion from rest after time t. It gains an angular acceleration given by alpha equal to 3t minus t square. Calculate angular velocity after 2 seconds. तो angular acceleration से angular velocity निकालना है। जैसे acceleration से velocity निकालना होता है तो इंटीग्रेट करना होता है ना। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट फिर से इंटीग्रेशन। तो यहां पे हमको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, तो इसकी जगह हम लिखें डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी इज 3t माइनस टी स्क्वायर विच गिव्स डी ओमेगा इज 3t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दो, कितने टाइम के लिए निकालना है? कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स एंड रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, 2 सेकंड के बाद मान लो ओमेगा, इनिशियल टाइम 0 और 2 सेकंड। तो ये इसका डी ओमेगा का इंटीग्रल ओमेगा 0 से ओमेगा, इसका इंटीग्रल लो 3t स्क्वायर बाय 2 माइनस टी क्यूब बाय 3, 0 से 2 तक, और इसको इंटीग्रेट कर दो। 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 बाई 2 2, 3 इंटू 2 6 माइनस 8 बाई 3 और माइनस ये अपर लिमिट डाली, फिर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, बट दोनों 0 हो जाएंगे तो इतना बहुत है। 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 8 10 बाई 3, क्या निकाला? ओमेगा, है ना। ये ओमेगा माइनस 0 आएगा ना, तो मतलब ओमेगा की वैल्यू है रेडियन पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद एंगुलर वेलोसिटी होगी 10 बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। Next question, a particle moves from points 1 to 2 in half second. Find the average angular speed of the particle over half second in clockwise sense. So clockwise sense अगर हम निकालें, clockwise sense में इसने कितना एंगल कवर किया है? clockwise sense ऐसे आएगा ना, ये ऐसे। clockwise sense का मतलब है कि ये वाला हो गया phi2 और ये हो गया phi1, तो डेल्टा फाई क्या होगा? डेल्टा फाई या डेल्टा थीटा जो भी कह लो, डेल्टा थीटा ले लो, चलो डेल्टा थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो क्लॉकवाइज सेंस में चले यहां से यहां, तो ये वाला एंगल कितना है? माइनस 30 डिग्री, और ये वाला ऐसे मेजर किया 60 डिग्री। सो दिस विल गिव अस माइनस 90 डिग्री, यानी कि माइनस पाई बाय 2। तो ओमेगा कितना आएगा मेरा? ओमेगा एवरेज ओमेगा आएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी माइनस पाई बाय 2 अपॉन हाफ, 2 से 2 कटा, माइनस पाई रेडियन पर सेकंड। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे? अब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये जो अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आया। सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना हो तो आप इसको पाई ले सकते हो। नंबर 2, अब ये गया 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी फाइनल एंगल मेरा इस बार कितना हो गया? फाइनल एंगल हो गया मेरा 60 डिग्री, और इनिशियल एंगल हो गया माइनस 30 डिग्री। सो डेल्टा थीटा होगा थीटा 2 60 डिग्री माइनस थीटा 1, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय 2, विच गिव्स ओमेगा पाई बाय 2 अपॉन 1/2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब ये पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि ये कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी कि ऐसे जा रहा है। ऐसे फिंगर्स को कर्व करूंगा तो ओमेगा बाहर की तरफ आएगा, वो पॉजिटिव है। बाहर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, अंदर वाली नेगेटिव। जैसे इस तरफ वाली पॉजिटिव, इस तरफ वाली नेगेटिव। समझ में आई बात? तो ये बेसिक टर्म्स थी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे बच्चों। इससे रिलेटेड एक वर्कशीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आज या कल में, ठीक है? क्योंकि वर्कशीट रेडी है, बट सारा काम लैपटॉप में है, मतलब वर्कशीट लैपटॉप में है, सारा काम मैं फ़ोन से कर रहा हूँ आजकल। तो जैसे ही लैपटॉप रिपेयर होकर आता है वो वर्कशीट आपको मिल जाएगी। अभी आपको लिंक नीचे नहीं मिल रहा है, अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो जैसे ही मैंने अपलोड किया है, लेकिन 2-4 दिन बाद देखोगे तो लिंक नीचे है, आप उससे वर्कशीट लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
और मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अभी काफ़ी कुछ बचा है इसमें, सब कुछ डिटेल में होगा, टेंशन की कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ।